जो उन्होंने लिखा है उसके नीचे जो कोटेशन उन्होंने दी है, डू 9 planets out of the billions in the universe really control your destiny? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही है। Okay. क्या ब्रह्मांड में मौजूद अरबों ग्रहों में से केवल 9 ग्रह वास्तव में आपके भाग्य को नियंत्रित करते हैं? ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है। अब उसमें वो आगे लिखते हैं, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स फॉर वेरियस रीजंस। आउट ऑफ दीज Out of those millions, a few thousands email me every year. Often they write to me when they are worried about something their astrologer has told them about the future. दुनिया भर में करोड़ों लोग विभिन्न कारणों से ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। कोई विवाह के लिए, कोई करियर के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो कोई भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए, और उन भविष्य की अनिश्चितताओं से आश्वासन पाने के लिए। कभी कभी तो ये परामर्श केवल मार्गदर्शन तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है इनका कोई ना कोई, इनके साथ कोई उपाय भी जुड़ा होता है। ठीक है, उसमें अंग्रेजी में लिखते हैं, जनरली द सेम फॉर्चून टेलर ऑल्सो टेल्स देम सम उपाय, रेमेडी, like wear this stone or do that, and the impending doom will be taken care of. वो कह रहे हैं कि कभी कभी उसमें वो उपाय भी एस्ट्रोलॉजर जो है, फॉर्च्यून टेलर जो है, वो जोड़ देता है कि ये वाला पत्थर पहनिए, ये करिए, वो करिए, और जो आपके ऊपर डूम से मतलब है आपके ऊपर जो परेशानी आ रही है वो उससे दूर हो जाएगी, ऐसा कि वो बताते हैं। Often, not always though, the prescribed remedy has a monetary value too. ठीक है, लेकिन कई बार इस उपाय के साथ एक कीमत भी जुड़ी हुई होती है। दिस इज वेयर द एस्ट्रोलॉजर प्रॉफिट, यहीं से ज्योतिषियों का लाभ शुरू होता है, या मतलब एक तरह से बिजनेस कह लीजिए। इफ दे चार्ज यू फॉर गिविंग यू अ रेमेडी, they profit from it directly. If they tell you to do something where no money is involved, they gain from it indirectly by winning your trust. अक्सर वो आपको कोई उपाय बताते हैं और उससे वो कुछ शुल्क लेते हैं जो कि उनका प्रॉफिट होता है, और कई बार वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, कई बार वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं, बट इनडायरेक्टली पैसे न लेने से उनका मोटिव ये होता है कि वो आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं। आप सोचने लगते हो आपसे पैसे नहीं लगता, यू थिंक दिस इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर। जो बंदा आपसे पैसे नहीं लेता है और आपके बारे में बताता है, उसके बारे में आप सोचने लगते हो ये तो बढ़िया है, ही हैज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, ही स्टैंड टू गेन नथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, इसका कोई भी अपना जैसे कहते हैं मतलब नहीं है, मतलब सिद्ध नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप खुश हो जाते हो कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही जो है सर्विस बिफोर सेल्फ कर रहा है, अपने इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट द ट्रूथ इज टुडे ही इज टेलिंग यू अ फ्री रेमेडी, टुमारो ही विल टेल यू अ पेड वन। लेकिन सच्चाई यह है कि आज वो आपको जो रेमेडीज, जो आपको यंत्र मंत्र तंत्र उपाय बता रहा है, वो फ्री में इसलिए बता रहा है कि कल वो आपसे इन्हीं चीजों के
पैसे लेगा, और टू यू he is giving a free amulet and he will charge the next reference client you will bring to this good fortune teller. और कह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको आपसे दक्षिणा दान कुछ नहीं लेता है, वो इसलिए कि जब आप उसके रेफरेंस आपके रेफरेंस से जो नया क्लाइंट आएगा वो उसके लिए जो है ये काम करेगा, क्योंकि वो उससे लेगा लेकिन वो कहीं ना कहीं से पैसे जरूर कमाएगा. I am not suggesting that all astrologers are out there to dupe you. फिर ओम स्वामी जी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी जो है आप जितने भी ज्योतिष हैं आपको धोखा देने के लिए ज्योतिषी करते हैं. On the contrary, there are many who are well read, wise and intuitive. जबकि इसके बरखिलाफ बहुत से ऐसे हैं जो अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छा ज्ञान है उनको, बुद्धिमान है और उनकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है. There are good ones too who genuinely believe in their systems of prediction. बहुत से अच्छे ज्योतिष हैं जो अपने जो वो प्रेडिक्शन करते हैं वो उसकी मैथमेटिक्स उसके सिस्टम को वो जनरली उस पर बिलीव करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट नेसेसरली मीन द सिस्टम इज जेन्युइन. कह रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि जरूरी नहीं है कि जिस सिस्टम पे बिलीव करके, जिस तरीके पे, जिस तौर तरीके पे बिलीव करके वो फॉर्च्यून टेलिंग कर रहे हैं या ज्योतिषी कर रहे हैं वो सिस्टम सही हो, वो तरीका सही हो. रिसेंटली अ बिथ्रोटेड वन रोट द फॉलोइंग. ठीक है, जल्दी ही किसी ने जो इन सब चीजों से होके गुजरा था उसने ये लिखा. We consulted an astrologer for advice on our marriage and were told that both our birth charts indicated that we would have serious conflicts and friction in our marriage unless we changed the date and time zone of our wedding, and also that my partner's life could be in peril if we married and stayed in India. Please advise. तो ओम स्वामी जी के पास किसी ने लिखा कि अभी मैंने किसी ज्योतिष के साथ जो है मशवरा किया था अपनी शादी को लेकर के, और वो भी हम दोनों ने अपने जो जन्म पत्री है वो दिखाई थी. तो उसने कहा कि हमारी शादी में बहुत सीरियस लड़ाई झगड़े होने की उम्मीद है अनलेस अगर हम डेट शादी की और समय शादी का चेंज नहीं करते तो. और ये भी बोला कि जो मेरी पार्टनर है उसका उसकी लाइफ पे भी, जो स्पाउस है उसकी लाइफ पे भी ऐसी दशाएं बन रही हैं कि अगर हम इंडिया में रहेंगे तो उनकी जान को खतरा है. तो ओम स्वामी के पास उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि कृपया करके हमें दिशा ज्ञान दें. बिफोर आई टेल यू what I really think about this question and the astrologer, let me share a little story with you from a Hindu text. तो ओम स्वामी जी कहते हैं कि हेलो जी कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? अच्छा, बिफोर आई टेल यू व्हाट आई रियली थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. तो ओम स्वामी जी कहते हैं कि इससे पहले कि मैंने इसका क्या जवाब दिया, मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ हिंदू टेक्स्ट की. वो कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम अ सर्टेन मास्टर who was a great tapaswin rishi with many powers had brilliant pupil who was only 10 years old. एक समय की बात है, एक मास्टर थे, एक तपस्वी थे, ऋषि मुनि,
जिनके पास बहुत सारी पावर्स थी, बहुत सारे उनके पास में इस तरह की शक्तियां थी। और 10 साल का एक बहुत ही होनहार उनके पास में शिष्य था, द मास्टर हु हैपन टू बी एन अकम्प्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर। और ये जो थे सज्जन, ये बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध जो है ये ज्योतिष थे। उनको एक बार द मास्टर हु हैपेंड टू बी एन accomplished astrologer checked his student's chart and realized that he was destined to live only till the age of 14। तो इन्होंने अपने इस बच्चे को, जो उनका शिष्य था, उसके चार्ट को देखा और इन्होंने रियलाइज किया कि ये बच्चा तो केवल 12 साल तक ही जिंदा रहेगा। ग्रेटली डिस्टर्ब ही सेट आउट टू चेंज द कोर्स ऑफ द डेस्टिनी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी करके इसकी जान बचानी है और इसकी ये जो डेस्टिनी है इसको चेंज करना है। टेकिंग हिज स्टूडेंट विथ हिम, he approached Brahma, the creator, urging him to grant a longer lifespan to the young student। तो अब उनके पास इतनी शक्तियां थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी से मुलाकात करी जा करके और कहा कि इस बच्चे को, जो कि उनका स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको लंबी जिंदगी दी जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, आई सी योर plight, ब्रह्मा सेड, ही इज ब्राइट एंड कैन हेल्प द मैनकाइंड, बट माई जॉब इज टू क्रिएट, वी विल हैव टू इम्प्लोर विष्णु। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी दशा से जो है दशा को समझता हूँ। ये बच्चा सही में बहुत ही जो होनहार है, और ये आगे जाके मनुष्य उसकी जो है मैनकाइंड की ये के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल सिद्ध होगा। बट माई जॉब इज टू क्रिएट, लेकिन मेरा काम तो केवल सृष्टि की रचना करना है। वी विल हैव टू इम्प्लोर विष्णु, हमें विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा जो सृष्टि को चलाते हैं। विथ अ व्यू टू हेल्प ब्रह्मा accompanied them to see the blue god Vishnu, who said that his role was only to sustain the creation and therefore he could not possibly add more years to the student's life, interfering with the wheel of time। जब वो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि भाई, मेरा काम तो जो है जो ये सृष्टि है उसको चलाने का काम है। मेरा काम इस सृष्टि में इसके लोगों में जो है जान फूकना नहीं है। एड मोर ईयर्स मतलब कि उसमें और ज्यादा ईयर्स जोड़ने का, साल जोड़ने का काम नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि व्हील ऑफ टाइम इंटरफेयर होती है, वो मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप, ही एडवाइज देम टू गो टू शिवा, उन्होंने कहा कि आप शिव के पास जाइए। बोथ ब्रह्मा विष्णु ज्वाइन द टीचर एंड हिज स्टूडेंट टू मीट शिवा। अब ब्रह्मा विष्णु और ये अध्यापक जो मुनि थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, और उनका जो स्टूडेंट था, विद्यार्थी, वो शिव जी से मिलने गए, द डिस्ट्रॉयर। शिव को तो कहते ही हैं कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु चलाते हैं और शिव उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। द फोरमोस्ट योगिन शिवा pondered over the matter and replied that his job was to merely destroy in accordance with the law of nature। तो शिव जी कहते हैं भाई, उन्होंने सुना उनकी बात को, फिर बोला कि भाई, हमारा काम तो ऐसा है कि जो लॉ ऑफ नेचर है, जो सृष्टि का नियम है, उसी हिसाब से मैं चीजें करता हूँ और उसी हिसाब से जिसको जाना होता है उसको जाता है। उसकी डिस्ट्रक्शन अगर लिखी है, खत्म होना है, मौत आनी है, तो वो आएगी। दैट इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज हिज पावर टू स्टॉप द व्हील ऑफ धर्मा। वो आगे बोलते हैं कि ये सही नहीं होगा कि मैं जो अपने पावर से, अपनी जो भी उनकी शक्तियों से धर्म धर्म के इस पहिए को रोकूं और इसमें कुछ चेंजेस करूं। दे एडवाइज द मास्टर टू लेट नेचर अनफोल्ड द वे इट वाज प्लानिंग टू। उन्होंने ज्योतिष के वो जो ऋषि थे, महर्षि थे, उनको बोला कि भाई, जो नेचर करती है, जो प्राकृतिक तरीके से जैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं, उसको आप चलने दो। ठीक है,
नेचर की प्लानिंग के हिसाब से चलो. The master, however, wouldn't relent and requested the gods to accompany him so that he could plead his case with the god of death. लेकिन वो जो थे एस्ट्रोलॉजर, जो मास्टर थे, वो माने नहीं. उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को मिन्नतें करी, हाथ जोड़े और कहा कि आप हमारे साथ जो है यम के पास चले. द होली ट्रिनिटी along with the student and teacher went to धर्मराज. तो ब्रह्मा विष्णु महेश, विद्यार्थी और जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भाई धर्मराज के पास पहुंच गए. द गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डेथ ऑफ ईच लिविंग बीइंग. यमराज जो कि सभी जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके मृत्यु के इंचार्ज है. मीनवाइल 2 years had passed and the boy turned 12. ये सब करने कराने में 2 साल बीत गए. He dropped dead in the palace of Dharmaraja in the presence of Brahma, Vishnu, Shiva, his guru and Dharmraj himself. वो वहीं पर गिरा और मर गया धर्मराज के महल में. इन प्रेजेंस ऑफ ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रेजेंस में ही, और धर्मराज वहीं पे खड़े थे. द टीचर वॉज स्टार्टल्ड. द मोस्ट पावरफुल गॉड्स आर हियर, ही सेड. हाउ कैन माई स्टूडेंट डाई नाउ इन योर प्रेजेंस. तो ये जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो टीचर थे, वो बिल्कुल वो हो गए, बदहवास हो गए और कहने लगे कि पूरे संसार के कॉस्मिक वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल भगवान हैं वो मेरे साथ हैं, यमराज मेरे साथ है, और इनके रहते हुए मेरा जो ये विद्यार्थी था इसकी मौत कैसे हो गई. धर्मराज looked up as if examining the divine record of the people to ascertain the cause of death and shook his head in disbelief. धर्मराज ने जो है अपना डिवाइन रिकॉर्ड देखा. उनका रिकॉर्ड होगा, जो पत्री होगी उनके पास में जिसमें वो सबका रिकॉर्ड रखते हैं, ये जांचने के लिए कि भाई ये जो डेथ हुई है ये सही है या गलत है. और जब उन्होंने देखा तो अपने सर को बिल्कुल असमंजस में हिलाया. What happened? The teacher asked. टीचर ने पूछा कि अरे क्या हुआ यमराज जी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों सर हिला रहे. तो यमराज बोले, धर्मराज said, the boy of exceptional intelligence was destined to do great things. Indeed, it was beyond my power to capture him. ये जो बच्चा, इसकी इतनी ज़्यादा इसको ये गुणी था, इतना एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट था कि ये इस डेस्टिन था बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करने के लिए. मतलब इट वॉज बियॉन्ड माई पावर टू कैप्चर, और ये मेरी शक्तियों के परे था इसको पकड़ना. For he could only die when none other than Brahma, Vishnu, Shiva, along with his teacher and the student himself, in flesh and bones, would all come together and visit me in my abode. इसकी मृत्यु तभी संभव थी जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनका टीचर स्टूडेंट के साथ मतलब फिजिकली खुद चल के मेरे महल में पहुंचे. ये जो है इसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था. इट वॉज इम्पॉसिबल हैड यू नॉट लुक्ड इनटू हिज चार्ट. अगर आप इसके चार्ट को ना देखते और ये प्रेडिक्शन इसकी डेथ की ना करते तो आप यहां चल के ना आते और ये बच जाता. अब इसमें वो कह रहे हैं, ओम स्वामी जी, आई होप यू गेट द आइडिया. मेरी इस कहानी से आपको एक आइडिया, एक चीज समझ में आ रही होगी. लेट्स ग्रेसफुली एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड वर्क ऑन अदर्स दैट आर. इसलिए जो चीजें हमारी शक्तियों के बियॉन्ड हैं, ठीक है, उसको हमें बहुत ग्रेसफुली, बहुत आत्मीयता से उसको जो है हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और उन चीजों के लिए काम करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है. फिर वो आगे बोलते हैं, इफ देर इज एनी वे
to change your destiny, then it is by working on yourself. बात वही आ गई जो पत्री जी कहते हैं कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी, भाग्य को बदलना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस देन. जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो तो सारी चीजें आपके लिए ठीक होने लगती हैं. Gems and stones, totems and trinkets, and what have you cannot change the course of time. कितने भी आप पत्थर पहन लो और हीरे मोती पहन लो, कितने भी तरह के टोने टुटके कर लो, ठीक है, जो भी करना है आप कर लो आपके, बट जो समय की जो धारा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते. If your marriage is on the rocks, then both partners have to work on it. अगर आपकी शादी जो है सही नहीं चल रही है तो उसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिल करके उसको सही चलाने के लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा. If you are under debt, then you don't have to cut down your expense and increase your income. अगर आप जो है आप ऋण आपका बढ़ रहा है तो आपको अपने जो खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा और अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. जैसे कृष्ण जी ने बोला है कि कर्म करते रहो, ठीक है, इधर उधर की बातें ना करो, फल की इच्छा ना रखो, कर्म करते रहो, फल अपने आप आपको वो मिलेगा जैसा आपका कर्म है. वेयरिंग अ सर्टेन स्टोन और पैसिफाइंग अ सर्टेन प्लैनेट इज नॉट द आंसर इफ यू आस्क मी. वो कह रहे हैं कि कोई पत्थर पहन लिया, किसी ग्रह दशा के लिए कोई पूजा पाठ कर ली, मेरे से आप ये पूछोगे तो इसका कोई उसका ये जो है उत्तर नहीं है आपकी जिंदगी का. बिसाइड्स, इन द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी देर इज नथिंग कॉल्ड उपाय और रेमेडी. क्योंकि ओम स्वामी जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत किताबें पढ़ी, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी थी शुरू में, बाद में छोड़ दी. तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के जो टेक्स्ट हैं उसमें, एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि उपाय करने से या किसी प्रकार के उपाय करने से जो है चीज़ें ठीक हो जाती हैं. Astrology is broadly categorized into two types: calculative astrology, गणित ज्योतिष, and predictive astrology, फल ज्योतिष. वो कह रहे हैं कि जो ज्योतिष है वो दो प्रकार से डिवाइड करी गई हैं अपने इसमें जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट है. एक है गणित ज्योतिष और दूसरा है फलित ज्योतिष. Calculative or computational astrology is a branch of astronomy that is primarily concerned with the movement of planet and stars. जो गणित ज्योतिष है वो कंप्यूटेशनल एस्ट्रोलॉजी है, मतलब वो गणना है जो आपके प्लैनेट और स्टार जो है उनके मूवमेंट की. प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सच मूवमेंट्स ऑन यू एज इंडिविजुअल. प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी केवल इतना करती है कि इस मूवमेंट से, ग्रहों के इस मूवमेंट से किसी इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. देयर आर नो उपायज इन ईदर ऑफ देम. और दोनों जो लिखी गई हैं उसमें कहीं कोई उपाय नहीं लिखे गए. There is nothing called if you do this or that then you could avoid such and such incident. कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम इस तरह की चीज को होने से रोक लोगे. ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है, I say this based on two things. One, there is not a classical text on astrology that I haven't read, and two, for many years I professionally practiced astrology. वो कह रहे हैं कि मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, वो दो कारणवश आपको कह रहा हूँ. क्योंकि
मैंने खुद जो है क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो पढ़ी है, और ऐसी कोई किताब नहीं है जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखी गई हो और मैंने ना पढ़ी हो। और उसको पढ़ने के बाद बहुत सालों तक मैंने खुद जो है इस एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस किया है। फिर वो आगे लिखते हैं, डज दैट मीन यू शुड डिस्कार्ड एवरी सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर? क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्योतिष कोई भी प्रस्ताव देता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें? आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो ट्रुथ टू एस्ट्रोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्योतिष में कोई सच्चाई नहीं है। आई एम ओनली सजेस्टिंग दैट रेमेडीज एक्सेट्रा और ऑल फ्लफ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि उसके जो उपाय हैं वो सब बोगस हैं, वो फ्लप है, वो झूठे हैं। थिंक ऑफ देम एज प्लेसिबो। उनको आप एक, जैसे प्लेसिबो मेडिसिन होती है कि डॉक्टर ने के पास आप बार बार जा रहे हो किसी चीज को लेके, तो डॉक्टर आपको एक मीठी गोली दे देता है, उसमें कोई दवा नहीं होती, कहता है ये खाइए ठीक हो जाएंगे, और आप वो सोच के खाते हैं कि भैया ये दवा है मेरे लिए और ये मुझे ठीक कर देगी, तो आप ठीक हो जाते हो। उसको कहते हैं प्लेसिबो। तो वही कह रहे हैं, थिंक ऑफ देम एज प्लेसिबो, यूज इट ओनली फॉर योर साइकोलॉजिकल एडवांटेज। वो ये आगे कह रहे हैं, बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं कि आप जो है इस तरह की चीजों को केवल अपने साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए यूज करिए और किसी चीज के लिए नहीं। कि अगर आप कहीं अपने को डम महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं, तो उसका प्लेसिबो इफेक्ट है ये उपाय, और कुछ नहीं है। तो उसके लिए आप यूज करिए, लेकिन करेगा काम क्या? आपकी पॉजिटिविटी। तो आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए, इसलिए आप इन उपायों को यूज करिए, सो दैट इट विल एक्ट एज ए प्लेसिबो टू यू। इट डजेंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर। उन्होंने कहा इसके इससे ज्यादा जो है ये उपाय जो है कुछ नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू माई सिंपल प्रिंसिपल। और मैं अपना जो व्यक्तिगत जो इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस है, जो जो ज्ञान है वो बताता हूँ। इफ एनी वन एवर क्रिएट्स फियर इन यू, be that person an expert astrologer, religious authority, preacher or swami, it's a good time to abandon him. कहता है अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलीजियस अथॉरिटी, कोई ज्ञान देने वाला प्रीचर, कोई स्वामी, अगर आपको आपके मन के अंदर डर जगाता है, तो वो सही समय है उसको छोड़ देने का। इट इज सो इजी टू बैंक ऑन फियर। वो कह रहे हैं कि डर के का साथ तो बहुत इजी है। For your own good, if you wish to lead a life of freedom, don't give anyone the right to instill fear in you and in any which way. वो कह रहा है कि आप अपने भले के लिए, अगर आप पूरी तरह से स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हो, तो किसी को इतनी पावर ना दो, इतना राइट ना दो कि वो आपके मन के अंदर डर बैठा सके, किसी भी प्रकार। जैसे माए अपने बच्चों के मन में डर बैठाती है कि ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का डर जो है वो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों से दूर हो जाइए और अपने कर्म को करते चलिए। इफ यू हैव रेड माई मेमोयर, देन यू शुड नो व्हाट आई रियली थिंक अबाउट एस्ट्रोलॉजी। उनकी एक किताब है, मेमोयर है, वो कभी उसको भी पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ ज्योतिष शास्त्र को लेके क्या सोचता हूँ। let me sum it up for you nevertheless, but जिन्होंने नहीं पढ़ा और ना पढ़ेंगे आगे शायद, उनके लिए वो सम अप करते हैं। I never consulted astrology before taking any major or minor decisions in my life. वो कह रहे हैं कि अपने जीवन के मेजर और माइनर डिसीजन के लिए मैंने कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं किया। Whether starting or naming a business, buying a house or moving to a new country, चाहे वो
नया बिजनेस शुरू करना हो, नया घर खरीदना हो, या नए किसी देश में जाना हो, किसी नई कंपनी में इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी और एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी, किसी नई कंपनी को ज्वाइन करना हो, उसमें इन्वेस्ट करना हो, या किसी नई यात्रा पे जाना हो। आई जस्ट डिड वॉट सूटेड माई शेड्यूल, मैंने वही किया जो मेरे समय के साथ हुआ, जो मैं अपने को शेड्यूल कर पाया जिस चीज के लिए। आई ओनली कंसल्ट द ल्यूनर कैलेंडर फॉर सम ऑफ माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू ऑनर सर्टेन ट्रेडिशन, मैं केवल और केवल जो चंद्र कैलेंडर है उसको ही, चंद्रमा का जो एक सोलर कैलेंडर होता है, एक ल्यूनर होता है, तो उसको केवल कंसल्ट करता हूँ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेडिशनली वैसे ही की जाती है। जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग बड़े उससे फुल मून मेडिटेशन करते हैं, तो ये एक तरह की अलग चीज हुई। इफ एस्ट्रोलॉजी कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, व्हाई वुड एन एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते, सभी के प्रश्न जो भी कष्ट है उसको हर लेता, तो जो खुद ज्योतिष है उसके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, किसी प्रकार की कोई वही नहीं होता। वाई वुड दे फॉल इल और हैव वेवर्ड चाइल्ड, भाई बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो बीमारी ना पड़ते, फिर वो बीमार क्यों पड़ते हैं, या उनके बच्चे जो हैं वो गड़बड़ क्यों होते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बच्चे बहुत बढ़िया निकल जाएं। अगर वो इतने बड़े तुर्रमखा होते, इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष होते, तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को सही वो करते। वाई वुड दे स्ट्रगल फाइनेंशियली और गो थ्रू डिवोर्सेस, भाई अगर आपको इतना ज्ञान होता ज्योतिष का, तो सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करते और इनके डिवोर्स ना होते, लेकिन ऐसा नहीं है। समथिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट, कहते हैं ये आपको सोचने के लिए विचार दे रहा हूं मैं। डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रिचेस्ट पीपल, the greatest mind, inventors, philosophers, scientists, entrepreneurs, etc., went around consulting astrologer or fortune teller? आपको क्या लगता है कि संसार के जो सबसे पावरफुल लोग हुए, जो सबसे शक्तिशाली लोग हुए, जो सबसे अमीर लोग हुए, जो जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हुए, जिन्होंने इन्वेंट किया, जो जो दार्शनिक हुए, जो साइंटिस्ट हुए, या जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करे, क्या सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके करते हैं, या फॉर्च्यून टेलर से, ज्योतिषों से? प्लीज वेक अप एंड लुक विद इन यू फॉर द आंसर। आगे कहते हैं थोड़ा सा डांट के कि भैया जग जाओ, ठीक है, और अपने अंदर झांको। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, अपने समय के ऊपर जो है, बिकॉज वो कहते हैं कि टाइम इज मनी, कह रहे कि अपने समय के ऊपर कंट्रोल करिए और समय जाया ना करिए, और समय की प्रभुता को समझ के काम करिए। दैट्स ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, केवल यही जो है मैटर करता है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन योर गॉड, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने भगवान पे भरोसा रखिए। डू द राइट थिंग, सही चीजें करिए। मेक द राइट चॉइसेस, सही निर्णय लीजिए। बी कंपैशनेट एंड डोंट गिव अप, और कंपैशन को मत छोड़िए, दया भाव को न छोड़िए, और कभी भी हारिए नहीं कि बस हो गया अब आगे नहीं कुछ करना। यू वोंट हैव टू वरी अबाउट एस्ट्रोलॉजी देन, अगर आप इस तरह से रहते हो जीवन में, तो आपको किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। इंस्टेड यू विल कार्व योर वे थ्रू द एडवर्सिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स लाइक अ रिवर मूविंग थ्रू अर्थ एंड स्टोन। अगर आप इस तरह का जीवन जी रहे हो राइट चॉइसेस के साथ में, और गिव अप नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, कितने भी उतार चढ़ाव हो, रुकाव हो, ठीक है, लेकिन आप एक नदी की तरह उस उनके बीच से उसको काटते हुए, जैसे कि नदी पृथ्वी और पहाड़ों को काटते हुए निकल जाती है, वैसे आप इस जीवन रूपी संसार से निकल जाओगे।
और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, म्यूटेड है। थैंक यू सर। सर ने काफी अच्छा समझाया और काफी क्लैरिटी भी आई। तो हमने इसमें लेसन में यही देखा कि जैसा कि हमारे गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम बीज लगा रहे हैं सेब का, तो हमें फल भी तो सेब के मिलेंगे, नींबू के नहीं मिलेंगे। तो जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो उसमें हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या ही करेगी। तो अपने कर्म को हम सही रखेंगे तो उसके परिणाम भी हमें सही मिलेंगे। और इसी से मुझे अभी सर जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो मुझे एक दोहा याद आ रहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सांचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जो हमने स्टोरी देखी उसमें ज्यादा प्रयास कर लिया गया और एंड में क्या हुआ, जो समय था उसमें वो जो बच्चा था वो काम कर सकता था, जिस काम के लिए आया था वो कर नहीं पाया और उल्टा उसकी मृत्यु भी हो गई। तो समय से पहले जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हमें उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जो हमारे हाथ में उस पे ध्यान देना चाहिए। एक बार मैंने कहीं एक स्टोरी पढ़ी थी, वो स्टोरी भी मुझे याद आ रही थी कि एक बार क्या हुआ कि जो गरुड़ देवता है और अ, दूसरे थे उनके साथ में यमराज, वो दोनों लोग भगवान शिव से मिलने जा रहे थे। गरुड़ देवता और यमराज जी दोनों लोग भगवान शिव से मिलने जा रहे थे कैलाश पे। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहीं पर एक पक्षी था, छोटा सा पक्षी। एक्चुअली मेरा फोन एक सेकेंड बीच में बंद हो जा रहा है इसलिए वीडियो ऑफ हो जा रहा है। ओके। तो जब यमराज आए तो पहले से ही वहां गरुड़ देवता थे। तो उन्होंने देखा यमराज ने कि गरुड़ महाराज जो गरुड़ देवता है वो एक छोटे से पक्षी को लेकर म, मेरी फोटो आ रही है ना, वीडियो ऑन है ना, हाँ, छोटे से पक्षी को लेकर खेल रहे हैं। तो यमराज ने उस पक्षी को देखा, गरुड़ देवता ने भी देखा कि यमराज उस पक्षी को देख रहे हैं। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि ये बार बार इनको देख रहे हैं इस पक्षी को, इसकी मृत्यु लग रहा है तय है। ये जाते जाते इस पक्षी को अपने साथ ही ले जाएंगे। ऐसा उनके मन में विचार आया गरुड़ देवता। और वो छोटा सा पक्षी था, गरुड़ देवता को बड़ा ही प्रिय था। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि चलो अभी भगवान शिव से मिलने जाएंगे, अंदर बातचीत करेंगे, मेरे पास जो समय है मैं ऐसा करता हूं तब तक इस पक्षी को कहीं और शिफ्ट कर देता हूं ताकि ये जाए तो इसको अपने साथ लेके ना जा पाए। और वो गरुड़ देवता थे ही, उन्होंने क्या किया, उसको उठाया पक्षी को और सीधे उसको लेकर उड़ा के बहुत दूर कहीं चले गए। वहां एक गुफा थी पहाड़ी के अंदर, वहां उसको छुपा आए। और जब छुपा के आए वापस तो वो मिल चुके थे, यमराज जी उनसे मिल चुके थे शिव भगवान से और बाहर खड़े थे। तो यमराज जी ने पूछा कि अरे आपका वो पक्षी कहाँ गया जो आपके साथ था। तो गरुड़ देवता बोले कि वो पक्षी को आप देख के बार बार देख रहे थे। तो बोले कि एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि ये पक्षी इतना छोटा है और इसके जो मरने का इसका जो कैलेंडर है उसमें लिखा हुआ है कि इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों मील दूर होगी और एक सांप इसको निगल जाएगा। ये तो अभी यही है, इतना हजारों मील दूर तो ये जा नहीं पाएगा। तो ये कैसे संभव है, इसकी कुंडली में ये लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि अरे, कहे अब तक तो वो मर भी चुका होगा। और यही होता है, अनजाने में क्या होता है, उनको गरुड़ देवता वहीं पहुंचा के चले आते हैं जहां उसकी
मौत हो जाती है। तो कहानी वही है जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताई, ओम स्वामी जी ने सुनाई थी, कि हमें क्या करना है उस पे हम फोकस नहीं करते जो हमारे हाथ में है। हम फोकस किस पे करते हैं? जो हमारे कंट्रोल में चीज नहीं है। और अब हम लोग ध्यान में आ गए हैं। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो वैसे ही हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। ध्यान से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। और ज्ञान से हम क्या करते हैं? अपने कर्मों को सही करते हैं। हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। अवेयरनेस में आने के बाद हमें पता होता है कि हम किस समय पे कौन सा कर्म कर रहे हैं। पूरी जागरूकता के साथ हम अवेयर हो जाते हैं, अपने प्रारब्ध कर्मा को सही करने लगते हैं। और इस तरह से हम अपने कर्म को काट लेते हैं। तो ध्यान और ज्ञान की अग्नि में हमारे कर्मा विपाक हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो यही मेरे हिसाब से यही एकमात्र तरीका है अपने कर्मों को मुक्त होने का। और कोई मार्ग नहीं है। ना अंगूठी, ना वो सब क्रिस्टल और माला वगैरह जो भी है। और मैंने जो मेरी जो रिसर्च है और जो मेरा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग समझ में आता है कि जब हमारा जन्म लिया गया, जब हमने जन्म लिया, तो उस समय की जो अकॉर्डिंग हम ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमारा जन्म हुआ। फिर बाद में जब हम अपने कर्म को सही कर रहे हैं तो हम उसमें चेंजेस भी तो ला सकते हैं। हम खुद सृष्टिकर्ता हैं। वी आर को क्रिएटर्स। अपनी वास्तविकता के सृजनकर्ता हम स्वयं हैं। बशर्ते हम इस भाव को मान लें, अपने अंदर विचारों में, सब में ये परिवर्तन ला दें और पूरी तरह से इसको अपने अंदर समाहित कर लें। निभा मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? हम जी मैम। इसके द्वारा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं कि हाँ। मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ था। जब मैं ध्यान में आई तो पहले मुझे बहुत अंगूठी वगैरह पहनाया गया था, पहनती नहीं थी, पहनाया गया था, क्योंकि वो मार्केस एस्ट्रोलॉजर्स ने काफी बता रखा था बचपन से ही। तो मेरे हस्बैंड के इसमें भी चला गया था कि मेरा डेथ जो है 52 ईयर्स के लगभग हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रांगली कहा गया था और मैं भी बचपन से सुनते आ रही थी। तो जब मैं ध्यान में आ गई तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं सारी अंगूठी निकाल के फेंक दी। तो ये हुआ कि अरे क्यों अंगूठी निकाल रही है, उसका मुझे, मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करीबन 45 ईयर्स जब आया और तब तक मैं ध्यान में आ चुकी थी और ध्यान करते थे। 45 ईयर्स हुआ तो मेरे हस्बैंड भी बार बार बोल रहे थे कि एक बार महामृत्युंजय का जाप करवा लो ना, तुम्हारा समय आ रहा है। हम बोले कहाँ चक्कर में पड़े हैं, जाने देते ना, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। और तब मैं रात में नींद नहीं आता था, रात पूरी रात बैठ के मेडिटेशन ही करते थे और एक दो वर्कशॉप कर रहे थे। और मुझे इतना भी मतलब ध्यान की वजह से ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा वो वक्त कब गुजर गया। और ये चीज मुझे बहुत क्लियर दिख रहा था। सेत विजडम का वर्कशॉप करने जाना था मुझे सूरत में। तो जब घर में बैठे थे तो मुझे बार बार लग रहा था कि सूरत जाएंगे, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मैं किसी को मतलब कि ऐसे बता नहीं पा रही थी कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। और पूरी रात इसमें गुजरते चला गया और मैं एक पूरी किताब कॉपी में पूरा लिख डाली कि मैं अगर वापस नहीं आऊंगी तो कोई बात नहीं, ध्यान में इतनी ताकत है कि आप लोग सब सरवाइव कर लोगे। और मैं हर एक पर्सन के बारे में लिख करके तब मैं वर्कशॉप के लिए तैयार हुई। हैदराबाद एयरपोर्ट पे छोड़ने गए तो मैं बार बार मुड़ के इनको देख रही थी कि बस ये लास्ट मिलना है। लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही थी कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। और वर्कशॉप गए, वर्कशॉप से मैं लौट के आई और मैंने जब घर में पाँव रखा तो देखा कि मैंने वही 52 ईयर्स में पार कर चुकी हूँ और तब से आज तक जिंदा हूँ। और मेरा वो समय कट गया। अमेजिंग। तो ये तो बहुत बड़ा, ये तब से मैं कहने लगी कि ध्यान से सब कुछ हो सकता है, मैं तो वापस ही आ गई। आपने अपने ही एक्सपीरियंस से इतना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रही। कोई अ, कंफ्यूजन। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इसमें।
फिर से मैं एग्जांपल अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का लूंगा, आर्मी में। तो आर्मी में जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो पहली चीज हमसे कही जाती है कि आप कोई अंगूठी, कोई कड़ा कुछ नहीं पहनोगे, सब निकलवा दी जाती ट्रेनिंग में। अगर आपने कोई अच्छा टैटू वैटू करवा रखा है तो उसको तो सिलेक्शन ही नहीं होता उसका। शरीर पे अगर किसी ने टैटू करा रखा है तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर से ही उसको आउट कर देते हैं। और पूरी जिंदगी फौज में चाहे कितनी भी खतरनाक जगह हो, कुछ भी लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी हमें ध्यान ही नहीं आता कि अरे किसी उससे सलाह ले लें या वो ले लें, कठिन से कठिन, और किसी को नहीं आता, क्योंकि वो फियर आपका ट्रेनिंग पीरियड में ही निकाल दिया जाता है। और बाद में अगर आप ऑफिसर बन जाते हो तब तो आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपने अंगूठी पहनी हुई है तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन देखते रहते हैं लोग। तो झेप जाता है जो पहना होता है ना कि, तो लोग क्या करते हैं, जो कई ऐसे होता है, तो वो सीधी वो नहीं पहनते, वो उसको उल्टा कर देते ताकि वो जो पत्थर है वो दिखे ना लोगों को, लोगों को लगे कि नॉर्मल नॉर्मल जो अंगूठी वो पहन रखी है। तो ये सब ये अंगूठी से हमें वो फियर एनर्जी में लाते हैं और जी हाँ, मुझे याद दिलाते रहते हैं, बार बार वो फियर से कनेक्ट करते हैं, मुझे जी वो फियर से निकलने ही नहीं देते हैं। और ये लोअर जी एनर्जी से कनेक्ट होती है, फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, जी हाँ। हमारी एनर्जी ही नहीं हाई होती है। और इसी चीज को ट्रेनिंग के जरिए से इतनी ज्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी हाई कर दी जाती है कि आपको किसी अंगूठी अंगूठी की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आप ज्यादातर देखिएगा कि आदमी रिटायर भी हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है, उसका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि उसको लगता है अब तो और मौका मिल गया है। ठीक है, पहले तो बंधे हुए थे डिसिप्लिन और फौज के रूल रेगुलेशन, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, अब रिटायर हो गए, अब तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, 50 तरह की जो चीजों में वो अपना वो देते हैं पॉजिटिव तरीके से। तो एनर्जी लेवल जो है वो डिपेंड करती है आपकी सोच के ऊपर। और मुझे आज तक, और मैंने बहुत हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी खतरनाक इलाके हैं वहां पर मैंने नौकरी करी है, और मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि सबसे ज्यादा खुश मैं सबसे खतरनाक इलाकों में रहा, सबसे ज्यादा खुश। एक अलग सी शांति होती है। क्यों? क्योंकि यू आर लिविंग फॉर द डे, कल का आपको पता नहीं है। आप लोगों ने वो उरी मूवी देखी होगी जिसमें वो सारी चीजें दिखाई गई थी। तो मैं 1994 में उरी में था, और वहां पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गया था, और जो पोस्ट मुझे दी गई थी वो तीनों तरफ से पाकिस्तानियों से घिरी हुई थी। उसमें दिन में आप जा नहीं सकते थे, रात में ही मूवमेंट होती थी उस पोस्ट की। और मुझे सबसे मजा उसी पोस्ट में रहने में आता था, सबसे ज्यादा खुशी उसी पोस्ट पे होती थी। और मेरा कमांडिंग ऑफिसर मेरे से पूछता था कि तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो ऐसे इलाके में, हंसते क्यों रहते हो। और मैंने वहां पर खूब मेडिटेशन किया, मैंने वहां खूब लिखा, और लिखावट में इतनी सफाई थी, इन द सेंस कि अ, मैंने लिखा एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, और वो जाता है करेक्शन होने के लिए, अगर किसी किताब में छपना है आर्मी की, वो एक बार में थ्रू हो गया एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। बड़े बड़े मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल के वो जो है रुक जाते हैं कि नहीं इसको चेंज करके दीजिए, एडिटिंग होती है, ये सब हमारे भी उस। बट अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है और आप प्रसन्न हैं और आप हाई एनर्जी में हैं, तो आप जो लिखोगे बोलोगे वो इतना प्रिसाइज होगा कि उसको कोई काट छाट नहीं कर सकता। तो और ये चीज मैंने देखी कि अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, आपने मेहनत से ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग के दौरान आपने किसी प्रकार का चोरी नहीं करी है,
तो जब वो ट्रेनिंग, हम लोग की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, लेकिन तब मुझे पता चला कि ट्रेनिंग इसलिए टफ रखते हैं कि जब आप ऐसी जगहों पे जाओ तो आपको केक वॉक लगे कि अरे यार ये क्या है, इससे ज्यादा तो हमने ट्रेनिंग में रगड़ा खाया हुआ है। तो उसके बाद भी जहां जहां भी भेजा इन्होंने, मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जब भी मैं फील्ड में जाता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, चाहे वो मणिपुर हो या कोई भी जगह हो, डोडा में भी मैं रहा हूँ, इन सब जगहों पे। तो और ये मैं सियाचिन में भी गया हूँ। ये मतलब सबसे टफ जगह है जहां मैंने नौकरी करी, लेकिन मैंने एक चीज मार्क करी कि जब मैं इन सब जगहों पे जाता हूँ तो मैं इतना प्रसन्न और इतना शांत रहता हूँ, इतना माइंडफुल रहता हूँ अपने आप में, बिल्कुल सजग। कल और पीछे का कुछ नहीं, उस दिन की जो खुशी है वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक मेडिटेशन है। आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आप मेडिटेटिव मूड में घूम रहे हो। वहां किसी तरह का क्लटर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, आप अकेले हो, आपसे बात करने वाला कोई नहीं। आप अपने जवानों से और उससे कितना बात कर लोगे, लिमिटेड आपने बात करनी। फिर रहना अकेले एक पोस्ट में, तो किताबें हैं वो पढ़िए, जो है, और लाइट रहती नहीं है। तो एक तरह से सन्यासी का जीवन हो जाता है वहां पे। लेकिन जो आंतरिक खुशी है उसकी कोई जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। उसको आप इससे भौतिक खुशियों से वो नहीं कर सकते। और मैं जब वहाँ 8 साल रह के आया लगातार, जब मैं शहर में आया तो मुझे ऐसा लगा मैं भाग जाऊं, वापस चला जाऊं। बहुत टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में शहर के उसमें, जब मेरी पीस पोस्टिंग्स हुई। शुरू में तो मैं फील्ड ही फील्ड मांगता रहा, 8-10 साल में फील्ड में रहा, इसी वजह से कि खुश रहना है, प्रसन्न रहना। और जब आप खुश रहते हो तो मौन भी रहते हो, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हो। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत मतलब अपने को करता है, बट आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसी स्टेट में रहते हो कि आपको प्रश्न के उत्तर अपने आप मिलते रहते हैं मौन की स्थिति में। वो विजडम ऐसी जागृत हो जाती है, ऐसे कनेक्ट हो जाते हो आप कॉस्मिक एनर्जी से कि कोई भी प्रश्न, कई बार ऐसा हुआ मुझे याद है कि मैं कोई किसी तरह कोई वो है, काम है, डिफिकल्ट कोई काम है, और वो 2 दिन में जैसे होना है। तो मैं वो काम करते करते रात हो गई तो मैं सो गया। तो जब मैं सो रहा हूं तो सपने में भी उसकी सोल्यूशन अपने आप दिमाग में आ रही है, और सुबह उठ करके वो काम खत्म करके दे दिया। मतलब इतनी ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट होती है वहां पर, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है। और वहां पता नहीं कितने हजारों करोड़ों साल से योगियों ने वहां पर तपस्या करी। अभी तो वो इंडिया पाकिस्तान हो गया, एलसी बन गए, बट आज से हजारों करोड़ों साल उन जगहों पे लोगों ने जा करके तपस्याएं करी होंगी, मेडिटेशन किया होगा। तो वहां की एनर्जी अपने आप में एक अलग एनर्जी है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस अगर मैं फौज में ना होता तो मुझे ना मिलता। तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो है फौज में जाने का मुझे ऐसा लगता है कि मकसद जो है, आज मुझे समझ में आ रहा कि यही था कि आपको डिफरेंस पता है कि वहां में और यहाँ में क्या फर्क है। यहाँ में आपको स्थिति लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, वहां पर आप अपने आप ही मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो, क्योंकि क्लटर नहीं है। यहाँ पे क्लटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ टेलीफोन नहीं है, वहाँ टीवी नहीं है। जनरेटर है तो 2 ही घंटे चला सकते हो, तो आधे टाइम तो लोग चलाते नहीं है कि आवाज होगी। अब वहाँ आवाज, जनरेटर की आवाज जो है वो खराब लगने लगती है आपको कि, तो जैसे ही लोग थोड़ी देर के लिए जनरेटर चलाते हैं, खाना पीना खाया और बंद कर दिया, वो एक अलग मनोस्थिति हो जाती है। अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग
और खास करके ये आईएएस आईपीएस, इनको 2-3 साल उन पहाड़ों पे रहना चाहिए जा करके, तो हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। जी। तो हाँ, रेखा मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर हम लोग भी तो प्रकृति में जाके वो आनंद ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं तो कह ही जो रहा हूँ कि आप नेचर में जा करके वो आनंद लेना बहुत लाभकारी है। नेचर से हाँ अच्छा तो कोई जो है मेडिटेटिव स्टेट में, इसीलिए पानी का होना, पेड़ पौधों का होना, जो है अभी जो हम एक कैरिकुलम चला रहे हैं उसमें 3 चीजें ही हैं: शिक्षा, मेडिटेशन और ट्री प्लांटेशन। इसका जी अभी हम एक वो करके मैंने अभी परमिशन ली है, तो उसका अप्रूवल आ गया। तो मेन तो यही 3 चीजें हैं कि आज के जो शहर हैं जो सीमेंटेड हो गए हैं, उसके अंदर प्रकृति को लाना बहुत जरूरी है। और उसका उपाय एक ही है कि आप ट्री प्लांटेशन करिए और लोगों को जागृत करिए, खास करके बच्चों को उनसे ट्री प्लांटेशन कराइए, ताकि आगे की जनरेशन जो है प्रकृति के साथ रहना, जो है जो हम भूल गए हैं, वो फिर से साथ में रहने लगे, सीखें। जी जी आज का स्वाध्याय सर ने कंप्लीट किया। सर अगला 11 बज के नेक्स्ट। जी, अगला जो है वो है मॉरल डिलेमा। कैन यू लीड योर लाइफ इन एब्सोल्यूट ब्लैक और वाइट? प्रोबेबली नॉट, बट यू कैन हैव योर प्रिंसिपल्स। वो कह रहे हैं कि कई बार जिंदगी में कई जो हैं इस तरह की विषय होते हैं जिसमें मॉरल डिलेमास होते हैं। तो कह रहे हैं क्या एब्सोल्युटली आप अपनी जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट में जी सकते हैं कि कुछ ग्रे जोन भी हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत बड़ा भी नहीं है ये। तो ये है अगला। तो आज का क्लैरिटी आ गई कि मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें बाहरी चीजों में कम विश्वास करना है, अपने पे विश्वास ज्यादा करना है, काम अपने पे करना है। तो हम ही स्वयं को बदलेंगे तो हमारी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, हमारी डेस्टिनी भी बदल जाएगी, हमारे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। और इसी के साथ फिर अब हम लोग ध्यान में चलते हैं। जी स्थिर आसन में हम आ जाएंगे। बिल्कुल स्थिर। क्रॉस योर लेग्स। क्रॉस योर हैंड्स, fingers, locks your fingers. And close your eyes gently. तीन लंबी सांस लेंगे अपनी नाक से और मुंह से छोड़ेंगे। हर श्वास के साथ अपने आप से कहते जाएंगे,
मैं तैयार हूँ इस ज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए। मैं तैयार हूँ। अब पूरा ध्यान पूरी सजगता के साथ अपनी श्वास को देखेंगे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। हर श्वास के साथ अपने भीतर हम शांति को महसूस करते जा रहे हैं। और हमारी हर बाहर जाती हुई श्वास हमारे भीतर के सारे तनाव, सारी नकारात्मकता, सारी लोअर इमोशंस को बाहर निकालते जा रहे हैं। हम शांत होते जा रहे हैं। पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं। और इस शांति की गहनता में अपने मूल स्वरूप से कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमारी हर श्वास एक तरंग की भांति हमारे भीतर की सभी नसों और नाड़ियों में ऊर्जा का संचार कर रही है। इस ऊर्जा में हमारे शरीर की हर एक कोशिका जीवन ऊर्जा से भर रही है। माथे से लेकर पैर के अंगूठे तक सब कुछ शांत, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स।
शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। सारी पकड़ को छोड़ दीजिए और स्वयं को समर्पित कर दीजिए इस कॉस्मिक एनर्जी में। इस प्राण ऊर्जा में सारी प्रतिरोध पिघलते जा रहे हैं। सारे प्रतिरोधों को छोड़कर हम शुद्ध चेतना बनते जा रहे हैं। विशुद्ध चेतना शरीर की अवस्था से परे ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना ही चित्त और ना ही अहंकार। मैं शुद्ध चेतना हूँ। अपने भीतर इस भाव को महसूस कीजिए। ना मैं कोई व्यक्ति हूँ, ना ही किसी परिस्थिति के वशीभूत हूँ, ना मैं वस्तु हूँ, ना किसी वस्तु से जुड़ी हुई लालसा।
भूत की कोई चिंता और ना ही भविष्य की कोई परिकल्पना हो। मैं इनसे परे इस वर्तमान क्षण में हूँ। मैं विशुद्ध चेतना हूँ। अपने हृदय को खोल दीजिए दोस्तों, और इन तरंगों को अपने हृदय में प्रवेश करने दीजिए। हृदय के भीतर तरंगे प्रवेश कर रही हैं। तरंगों में वे सारे सुप्त अवस्था में पड़े हुए हमारे मूल गुण जागृत हो रहे हैं। उन्हें जागृत होने दीजिए। आइए हम संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। सांसों के साथ जुड़े रहे।
हर एक श्वास हमें स्वयं से जोड़ रही है। अपने अंतरंग की अनुभूति करा रही है। Last 3 minutes, हर श्वास के साथ जुड़े रहेंगे और अपने भीतर वहां शून्य को अनुभव करेंगे। हृदय से सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम नमन करते हैं। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमें ये ध्यान का मार्ग दिखाया, स्वयं से भेंट कराई। हमारी आत्मा को ये अनुपम उपहार दिया।
Last 1 minute. हम धीरे से अपनी भौतिक श्वासों के प्रति सजग होते जाएंगे, अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग होते जाएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिला के महसूस करेंगे, हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे। कोई ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं और धीरे धीरे योग निद्रा में चले जाएंगे। जो आप इस ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों को खोल के अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, शुरू। धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं, मुस्कुराहट के साथ अपने ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने अमूल्य समय के लिए, एक साथ जुड़कर ध्यान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।